स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम जो सरकारी स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को लकड़ी का काम, धातु का काम, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो भारत के कौशल विकास एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2005, बी 2008, सी 2010, डी 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2008। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत के कौशल विकास एजेंडा में इसकी केंद्रीय भूमिका है। 31 जुलाई 2008 को स्थापित एनएसडीसी एक लाभ निरपेक्ष सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत किया गया है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्माइल बी उपयोजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला और अभिविन्यास कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? ए इंदौर, बी भोपाल, सी नागपुर, डी रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इंदौर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला एवं अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के उद्देश्य से स्माइल बी उपयोजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा आयोग ने भारत में सर्वप्रथम त्रिभाषा फॉर्मूला प्रस्तावित किया था? ए मुदलियार आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी यशपाल समिति, डी कोठारी आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोठारी आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने एक सामान्य शैक्षिक ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला प्रस्तावित किया। इसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1958, बी 1961, सी 1965, डी 1970। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1961। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों तथा कार्यक्रमों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को सहायता व सलाह देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा में अनुसंधान करना, पाठ्यपुस्तकें और शैक्षिक सामग्री तैयार करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, नवीन शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना तथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा लक्ष्यों की दिशा में काम करना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? ए अनुच्छेद 341, बी अनुच्छेद 342, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 344। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 343। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। वर्ष 1950 से 15 वर्षों तक सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति देता है। इस प्रावधान को राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित द्वारा विस्तारित किया गया, जिससे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी निरंतर प्रयोग सुनिश्चित हुआ, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए बंडारू दत्तात्रेय, बी पी अशोक गजपति राजू, सी कविंद्र गुप्ता, डी असीम कुमार घोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी असीम कुमार घोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रपति ने असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया। राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वह नाममात्र प्राधिकारी के रूप में तथा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई राज्य संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 355,
सी अनुच्छेद 356 या डी अनुच्छेद 307? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुच्छेद 356। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही हो तो राष्ट्रपति केंद्र सरकार वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं। राष्ट्रपति यह उद्घोषणा राज्यपाल से प्राप्त रिपोर्ट या अन्य किसी शोध से मिली जानकारी के आधार पर कर सकते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थल को शामिल किया गया है? ए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, बी भीमबेटका के शैल आश्रय स्थल, सी पश्चिमी घाट, डी राजस्थान के पहाड़ी किले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में भारत के वर्ष 2024-25 चक्र के लिए आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में है, जिनका निर्माण या विस्तार 17वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के बीच हुआ था, अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1985, बी 1986, सी 1988, डी 1990। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।